इतिहास के इस नए और बेहद रोमांचक सफ़र में यानी हमारे आज के इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज हमारे सामने जो ऐतिहासिक दस्तावेज, शोध और स्रोत सामग्री रखी है ना, वो हमें समय में बहुत पीछे ले जाती है। बिल्कुल, बहुत पीछे। हाँ, मतलब हम बात कर रहे हैं 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व के उस स्वर्णिम दौर की, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की तस्वीर हमेशा के लिए बदल कर रख दी। आज का हमारा विषय है मौर्य साम्राज्य। भारत का पहला ऐसा साम्राज्य जिसने इस विशाल भूखंड को एक अखंड राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित किया। एकदम सही कहा है। और आज की इस डीप डाइव का उद्देश्य महज कुछ तारीखें याद रखना या राजाओं के नाम रटना बिल्कुल नहीं है। हमारी कोशिश ये समझने की है कि कैसे चंद्रगुप्त की तलवार से शुरू हुआ ये आक्रामक विस्तारवादी सफर, मतलब एक सैन्य अभियान, अशोक के गहरे शांति संदेश तक जा पहुंचा। और हम ये भी खंगालेंगे कि कैसे बिना किसी आधुनिक संचार तकनीक के इस साम्राज्य ने एक ऐसा विशाल जासूसी नेटवर्क चलाया जो शायद आज की अत्याधुनिक खुफिया एजेंसियों को भी अचंभे में डाल दे। हाँ, और आखिर ऐसा क्या प्रशासनिक या ढांचागत संकट पैदा हुआ कि इतना बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस पूरी स्रोत सामग्री का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि मौर्य साम्राज्य का इतिहास केवल राजघरानों के उत्थान और पतन की एक साधारण कथा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये शासन प्रणाली, राज्य शिल्प, नैतिकता और कूटनीति का एक ऐसा मास्टर क्लास है जिसके कई सबक आज के आधुनिक राष्ट्र राज्यों पर भी सीधे तौर पर लागू होते हैं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम भारतीय उपमहाद्वीप के पहले राजनीतिक एकीकरण की बात करते हैं तो हमें इसके भौगोलिक विस्तार को समझना होगा। हाँ, जो कि बहुत विशाल था। बहुत विशाल। आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की सीमाओं से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैले अलग अलग जनपदों, कबीलों और रियासतों को पहली बार एक ही राजनीतिक सूत्र और एक ही केंद्रीय सत्ता के अधीन लाया गया था। इतनी विविध और विशाल भूमि को एक झंडे के नीचे लाना कोई सामान्य सैन्य उपलब्धि नहीं थी। और इसी दूरदर्शिता और साम्राज्य की दिशा को पूरी तरह से पलट कर रख देने वाले एक मोड़ को समझने के लिए हमारे स्रोत हमें सीधे 261 ईसा पूर्व की उस ऐतिहासिक घटना की ओर ले जाते हैं। कलिंग युद्ध। जी, कलिंग युद्ध, जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। हम अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हुए इस ऐतिहासिक युद्ध की बात कर रहे हैं। हमारे पास मौजूद दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अशोक ने कलिंग पर सैन्य विजय तो प्राप्त कर ली थी। हाँ, विजय तो मिल गई थी, लेकिन इस युद्ध में हुए भीषण नरसंहार और तबाही ने, मतलब उस खून खराबे ने सम्राट के मानस पटल पर एक गहरा आघात किया। ये सोचना भी विस्मयकारी है कि एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक जो एक बहुत बड़ा और खूनी युद्ध जीतकर अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करता है, वो अपनी उस चरम विजय की ठीक बाद विस्तारवाद की उसी नीति को हमेशा के लिए त्यागने का फैसला कर लेता है। देखिए, इतिहास के पन्नों में ऐसे उदाहरण उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जहां एक अजेय विजेता अपनी सबसे बड़ी और निर्णायक जीत के तुरंत बाद आक्रामकता का मार्ग हमेशा के लिए छोड़ दे। कलिंग युद्ध के बाद जो हुआ उसे केवल अशोक के एक व्यक्तिगत हृदय परिवर्तन के रूप में देखना, मुझे लगता है इस घटना के महत्व को कम करना होगा। तो फिर ये क्या था? स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि ये पूरे साम्राज्य की राज्य नीति में एक बहुत बड़ा और रणनीतिक वैचारिक बदलाव था। अशोक ने भेरी घोष, यानी युद्ध के नगाड़ों की हिंसक आवाज, बिल्कुल, उसे त्याग कर धम्म घोष यानी शांति, नीतिकता और सांस्कृतिक विजय के मार्ग को अपना लिया। इसका सीधा अर्थ ये था कि अब मौर्य साम्राज्य का विस्तार तलवार, रक्तपात और सैन्य बल के आधार पर नहीं, बल्कि मानवता, सांस्कृतिक प्रभाव और नैतिकता के आधार पर किया जाना था। मतलब राज्य के एक स्थापित और सफल सैन्य सिद्धांत को पूरी तरह से पलटकर उसे एक दार्शनिक और नैतिक आधार देना, ये तो एक अत्यंत साहसिक और जोखिम भरा नीतिगत कदम था। बहुत बड़ा जोखिम था। और ये नीतिगत बदलाव बहुत ही बुनियादी सवाल भी खड़े करता है। अशोक ने जिस धम्म का रास्ता चुना और जिसे अपने साम्राज्य की नई पहचान बनाया, उसके बारे में स्रोतों में काफी रोचक तथ्य दिए गए हैं। अक्सर ये मान लिया जाता है कि अशोक ने अपने व्यक्तिगत झुकाव के कारण पूरे साम्राज्य पर केवल बौद्ध धर्म थोपने का प्रयास किया था, या शायद कोई बिल्कुल ही नया धर्म शुरू कर दिया था। हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। लेकिन इन ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखने से कुछ और ही तस्वीर उभर के सामने आती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है। दस्तावेज इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है
कि अशोक का धम्म किसी नए धर्म की स्थापना नहीं थी और न ही ये केवल बौद्ध धर्म का कोई राजनीतिक संस्करण था। इसे अगर हम आज की शब्दावली में समझें तो यह एक सार्वभौमिक नैतिक संहिता या एक यूनिवर्सल एथिकल कोड था। यूनिवर्सल एथिकल कोड। हाँ, इस संहिता में सहिष्णुता पर सबसे अधिक जोर दिया गया था, जिसका अर्थ था साम्राज्य के भीतर मौजूद सभी धर्मों, संप्रदायों और मान्यताओं का समान रूप से आदर करना। इसमें अहिंसा को एक मुख्य स्तंभ बनाया गया, जिसके तहत जीव हत्या का निषेध किया गया और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही ये धम्म सामाजिक दायित्वों का भी एक विस्तृत खाका पेश करता था। माता-पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना, दासों और सेवकों के साथ मानवीय व्यवहार करना और मित्रों तथा परिचितों के प्रति उदारता दिखाना इसके अहम हिस्से थे। स्रोतों में यह भी दर्ज है कि अशोक ने निरर्थक कर्मकांडों और उस समय प्रचलित बलि प्रथा का कड़ा विरोध किया। इस एथिकल कोड को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि शासक अपनी जनता को केवल ये नहीं बता रहा था कि राज्य के दंडनीय अपराध क्या हैं, बल्कि वो उन्हें ये सिखाने का प्रयास कर रहा था कि एक आदर्श और जिम्मेदार नागरिक कैसे बना जाए। मतलब ये एक तरह का सिविक सेंस विकसित करने की मुहिम लगती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इस पूरी नीति की असली गहराई यहीं छिपी है। अगर हम इस कदम को साम्राज्य के व्यापक संदर्भ में रख के देखें तो ये केवल एक आध्यात्मिक उपदेश या दार्शनिक विचार नहीं रह जाता। ये एक अत्यंत व्यावहारिक और सोची समझी राजनीतिक रणनीति भी थी। कैसे? जरा उस समय के मौर्य साम्राज्य की विविधता पर गौर करें, जहां अनगिनत अलग-अलग भाषाएं बोली जाती थीं, अलग-अलग क्षेत्रीय मान्यताएं थीं और लोगों की जीवन शैली में जमीन आसमान का अंतर था। ऐसे विविधतापूर्ण और विशाल साम्राज्य को बिना किसी साझा पहचान के केवल सैन्य बल पर लंबे समय तक बांध कर रखना असंभव था। हाँ, वो तो बिखर ही जाता। बिल्कुल। इसलिए अशोक का ये धम्म बौद्ध, ब्राह्मण, जैन और आजीवक सभी धर्मों के सर्वोत्तम नैतिक मूल्यों को समाहित करता था। ये सर्वधर्म समभाव का एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग था जिसका मुख्य उद्देश्य इतनी बड़ी और विविध प्रजा के बीच एक साझा नागरिक बोध विकसित करना था, ताकि साम्राज्य के भीतर आंतरिक शांति, एकजुटता और राज्य के प्रति एक स्वाभाविक निष्ठा बनी रहे। एक साझा नागरिक बोध विकसित करने का ये विचार तो बहुत ही आधुनिक लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उस युग में जब संचार का कोई आधुनिक साधन नहीं था, नहीं कोई जनसंचार माध्यम या प्रिंटिंग प्रेस था, तब इतने विशाल भूखंड पर फैले करोड़ों लोगों तक उन्होंने अपना ये नैतिक संदेश पहुंचाया कैसे? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। प्राचीन विश्व के सबसे बड़े और संगठित जनसंपर्क या जिसे हम पीआर अभियान कह सकते हैं, उसकी कार्यप्रणाली के बारे में हमारे स्रोत काफी कुछ कहते हैं। 13वें वर्ष में उन्होंने धम्म महामात्र नामक विशेष उच्च अधिकारियों के एक पूरे नए संवर्ग की नियुक्ति की। महामात्रा। जी, इन अधिकारियों का एकमात्र कार्य साम्राज्य के विभिन्न और सुदूर हिस्सों में यात्रा करना, लोगों की शिकायतें सुनना और इस सार्वभौमिक नैतिक संहिता का प्रचार प्रसार करना था। वे एक तरह से राज्य के वैचारिक दूत थे। इसके अलावा जो कदम सबसे ज्यादा स्थायी साबित हुआ वो था साम्राज्य के रणनीतिक स्थानों, व्यापारिक मार्गों और सीमाओं पर चट्टानों तथा एकाश्म स्तंभों पर धम्म के संदेशों को खुदवाना। इन शिलालेखों की जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो है इनकी भाषाई विविधता। भाषाई विविधता। हाँ, ये संदेश केवल सत्ता के केंद्र की किसी एक भाषा में नहीं लिखे गए थे। साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में इन्हें ग्रीक और एरामाइक लिपियों में लिखवाया गया, जबकि अन्य जगहों पर स्थानीय प्राकृत भाषा का उपयोग हुआ। ग्रीक और अरामाइक लिपियों का ये उपयोग ये साफ दर्शाता है कि मौर्य प्रशासन केवल अपनी बात थोप नहीं रहा था, बल्कि वह चाहता था कि स्थानीय लोग सत्ता के संदेश को अपनी ही भाषा में पढ़ें और आत्मसात करें। ये एक बहुत ही परिपक्व संवाद शैली है जो दिखाती है कि साम्राज्य की सीमाएं कितनी विस्तृत थीं और उनका दृष्टिकोण कितना समावेशी था। और इस समावेशी दृष्टिकोण का दायरा केवल भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहा। मैं आपको बताती हूँ, अशोक ने अपनी इस सांस्कृतिक और नैतिक विजय की नीति को वैश्विक स्तर पर लागू किया। स्रोतों से पता चलता है कि उन्होंने श्रीलंका, मध्य एशिया, सीरिया, मिस्र और यहाँ तक कि यूनानी राज्यों में भी अपने विशेष दूत और मिशन भेजे। मिस्र और सीरिया तक? बिल्कुल।
इन दूतों के माध्यम से उन्होंने भारतीय दर्शन संस्कृति और विशेष रूप से बौद्ध धर्म का वैश्विक स्तर पर प्रसार किया। उन्होंने बहुत ही कुशलता से कूटनीति और जिसे हम सॉफ्ट पावर कहते हैं उसका उपयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म एक क्षेत्रीय मान्यता से उठकर एक विश्वव्यापी रूप ले सका। ये तो बहुत ही दूरदर्शी कदम था। हाँ, आज भी जब हम दक्षिण पूर्व एशिया और दूरदराज के देशों में भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव के गहरे निशान देखते हैं, तो उसके मूल बीज अशोक के इसी सुसंगठित और दूरदर्शी कूटनीतिक प्रचार तंत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वैचारिक प्रभाव और सॉफ्ट पावर अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल नैतिकता और शांति के संदेशों से इतने बड़े साम्राज्य का भौतिक प्रशासन नहीं चलाया जा सकता। इस विशाल भौगोलिक क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक बहुत ही सुगठित और कठोर प्रशासनिक ढांचा आवश्यक रहा होगा। जब हम मौर्य प्रशासन की सत्ता के असली केंद्र और उसकी कार्यप्रणाली का विश्लेषण करते हैं, तो स्रोतों में हमें क्या देखने को मिलता है? प्रशासनिक स्तर पर मौर्य साम्राज्य की व्यवस्था अत्यंत केंद्रीकृत और व्यवस्थित थी। इस पूरे ढांचे में राजा सर्वोच्च और निरंकुश शक्ति का केंद्र था। यहाँ ऐतिहासिक दस्तावेजों में उल्लेखित चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत का विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो जाता है। सप्तांग सिद्धांत? जी, इस राजनैतिक सिद्धांत ने राज्य को केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीवित शरीर या जीव के रूप में परिभाषित किया। इस रूपक में राजा उस शरीर के सिर के समान था, जो सबसे ऊपर है और पूरे शरीर को निर्देशित करता था। मंत्री उसकी आंखों के समान थे, जो उसे दूर तक देखने में मदद करते थे। बहुत ही सटीक रूपक है। कोष या खजाना उसका मुख था और सेना उसका मस्तिष्क या बल। राजा इस विशाल तंत्र को अकेले नहीं चला सकता था। उसकी सहायता के लिए एक बहुत ही सक्षम और उच्च स्तरीय मंत्री परिषद होती थी। इसके अलावा पूरे राज्य तंत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उच्चाधिकारियों का एक बहुत ही स्पष्ट पदानुक्रम था, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ? हाँ, इनमें समाहर्ता जैसे अधिकारी शामिल थे, जिनका मुख्य कार्य पूरे साम्राज्य से राजस्व या कर एकत्रित करना था, और सन्निधाता, जो शाही कोषाध्यक्ष के रूप में उस अपार धन का प्रबंधन और सुरक्षा करते थे। केंद्रीय ढांचा तो बहुत ही मजबूत दिखाई देता है, लेकिन उस समय की भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए आज के अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत के मैसूर तक फैले इस विशाल भूभाग को महज पाटलिपुत्र में बैठकर नियंत्रित करना तार्किक रूप से संभव नहीं लगता। बिल्कुल संभव नहीं था। और इस रसद और प्रशासनिक चुनौती से निपटने के लिए स्रोतों के अनुसार पूरे साम्राज्य को 5 प्रमुख प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें चक्रा कहा जाता था। इन महत्वपूर्ण प्रांतों का शासन अक्सर कुमार यानी राज परिवार के सदस्यों के हाथों में सौंपा जाता था, ताकि वफादारी सुनिश्चित की जा सके। हाँ, वफादारी बहुत जरूरी थी। उत्तरापथ की कमान तक्षशिला से संभाली जाती थी, जो उत्तर पश्चिमी व्यापार और बाहरी हमलों के नजरिए से एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र था। मध्य और पश्चिमी भाग के लिए अवंती राष्ट्र था, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। पूर्वी भाग में कलिंग था, जिसे तोसली से नियंत्रित किया जाता था। दक्षिण की ओर दक्षिणापथ था, जिसका केंद्र सुवर्णगिरी था, जो संभवतः सोने की खदानों के लिए महत्वपूर्ण था। बिल्कुल। और इन सब के बीच था प्राच्य या मध्य देश, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो पूरे साम्राज्य की सत्ता का हृदय था। लेकिन देखिए, इन सुदूर प्रांतों पर केंद्र की पकड़ केवल गवर्नरों की नियुक्ति से सुनिश्चित नहीं हो सकती थी। केंद्र से इतनी दूर बैठे प्रांतीय शासकों के मनमाने ढंग से काम करने या विद्रोह करने का खतरा हमेशा बना रहता था। इस खतरे को बेअसर करने के लिए मौर्य प्रशासन ने 2 बहुत ही धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया, एक कठोर न्याय प्रणाली और एक अभूतपूर्व गुप्तचर तंत्र। न्याय प्रणाली के बारे में दस्तावेज क्या कहते हैं? न्याय व्यवस्था की बात करें तो स्रोतों में मुख्य रूप से 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख है। पहले धर्मस्थीय, जो दीवानी, संपत्ति और व्यक्तिगत विवादों से जुड़े मामलों को देखते थे। दूसरे थे कंटक शोधन, जो राज्य के खिलाफ अपराधों और फौजदारी मामलों से निपटते थे, और तत्कालीन दंड व्यवस्था को इसके कठोर और निवारक स्वरूप के लिए जाना जाता था। इन दोनों हथियारों में से जो सबसे ज्यादा विस्मयकारी है, वो है मौर्य साम्राज्य का गुप्तचर तंत्र या इंटेलिजेंस नेटवर्क। दस्तावेजों में इन जासूसों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। ये पढ़कर हैरानी होती है कि बिना किसी आधुनिक तकनीक के उन्होंने जासूसों का एक ऐसा जटिल जाल बिछा रखा था, जहां ये एजेंट सन्यासी, तपस्वी, व्यापारी, छात्र और यहां तक कि सड़कों पर घूमने वाले भिखारियों के भेष में पूरे साम्राज्य में फैले हुए थे।
इस गुप्तचर तंत्र की सूक्ष्मता और इसका दायरा वास्तव में किसी भी आधुनिक इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए एक केस स्टडी हो सकता है। मैं तो कहूंगी कि ये गूढ़ पुरुष केवल बाहरी दुश्मनों पर नजर नहीं रखते थे। उनका मुख्य कार्य साम्राज्य के अपने ही अधिकारियों, प्रांतीय गवर्नरों और मंत्रियों की हर छोटी बड़ी गतिविधि की जानकारी सीधे राजा तक पहुंचाना था। मतलब अपने ही लोगों पर नजर रखना। बिल्कुल, वे राजा की अदृश्य आंख और कान थे। इतने विशाल साम्राज्य में सूचना ही असली शक्ति थी। इस नेटवर्क का मूल उद्देश्य किसी भी संभावित विद्रोह, भ्रष्टाचार या असंतोष को उसके पनपने के शुरुआती चरण में ही कुचल देना था। यह एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम था जिसने इतने बड़े और जटिल साम्राज्य को दशकों तक टूटने से बचाए रखा। इस पूरी नौकरशाही, एक विशाल स्थायी सेना और इतने व्यापक गुप्तचर तंत्र को खड़ा करने और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए अपार धन की आवश्यकता रही होगी। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर साम्राज्य की नीतियां क्या थीं? दस्तावेज बताते हैं कि राज्य का अर्थव्यवस्था पर बहुत ही कड़ा और सूक्ष्म नियंत्रण था। जी हाँ। कृषि मुख्य आधार था और जो कृषि योग्य भूमि सीधे तौर पर राज्य के स्वामित्व में होती थी उसे सीता भूमि कहा जाता था, जहां से सीधा राजस्व प्राप्त होता था। मौर्य अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता इसका सुनियोजित और राज्य नियंत्रित स्वरूप ही था। कृषि के अलावा साम्राज्य के पास आमदनी के कई अन्य विशाल और पक्के स्रोत थे। खदानों, नमक के उत्पादन, शराब के निर्माण और हथियारों के कारखानों पर राज्य का पूरी तरह से एकाधिकार था। एकाधिकार मतलब पूरा मुनाफा राज्य का। हाँ, इसका सीधा मतलब ये है कि उपमहाद्वीप में पैदा होने वाला हर महत्वपूर्ण संसाधन सीधे शाही खजाने को भर रहा था। आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों ही अपने चरम पर थे और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए भारी निवेश किया गया था। इस विशाल अर्थव्यवस्था में लेन देन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए मुख्य रूप से चांदी के आहत सिक्कों का इस्तेमाल होता था, जिन्हें हम पंचमार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। राज्य द्वारा समर्थित एक मानकीकृत मुद्रा प्रणाली ने पूरे साम्राज्य में व्यापारिक एकीकरण को भी बढ़ावा दिया। जब किसी साम्राज्य के पास इतनी अपार आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक स्थिरता होती है तो उसका सीधा असर उसकी कला और वास्तुकला पर दिखाई देता है। मौर्यकालीन कला के जो दस्तावेज और चित्र हमारे सामने हैं वे इस समृद्धि की साफ गवाही देते हैं। खासकर पत्थरों को तराशने की जो महारत उस काल में हासिल की गई वो आज भी अचंभित करती है। कला और स्थापत्य के क्षेत्र में मौर्यकाल ने एक बिल्कुल नया प्रतिमान स्थापित किया। इसका सबसे उत्कृष्ट और भव्य उदाहरण अशोक द्वारा स्थापित एकाश्म स्तंभ है। मोनोलिथिक पिलर्स। जी, एक ही विशाल और अखंड पत्थर को तराशकर बनाए गए ये स्तंभ प्राचीन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत चमत्कार है। इन स्तंभों के शीर्ष पर बनी पशु आकृतियां, जैसे कि सारनाथ का विश्व प्रसिद्ध सिंह शीर्ष, मूर्तिकला की बारीकी और जीवंतता का शानदार प्रदर्शन करती हैं। लेकिन जो बात आधुनिक वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों को आज भी सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इन पत्थरों पर की गई मौर्यकालीन पॉलिश। हाँ, वो चमक जो आज भी बरकरार है। बिल्कुल, हजारों साल तक मौसम की मार झेलने के बावजूद उस पॉलिश की वो खास शीशे जैसी चमक आज भी वैसी ही बरकरार है। इसके अलावा इसी शांतिपूर्ण दौर में सांची और भरोहुद जैसे विशाल और भव्य स्तूपों का निर्माण शुरू हुआ, जिन्होंने आने वाली कई सदियों तक भारतीय स्थापत्य कला की दिशा और दशा तय की। ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसके पास सब कुछ था। एक अभूतपूर्व और सुगठित प्रशासन, एक अथाह धन से भरी अर्थव्यवस्था, जासूसों का एक ऐसा तंत्र जो हर साजिश को पहले ही भांप ले, शानदार कलाकृतियां और दुनिया भर में फैला शांति और नैतिकता का संदेश। फिर इतिहास के पन्नों में ऐसा क्या घटित हुआ कि ये अजेय दिखाई देने वाला विशाल मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर चला गया और अंततः ढह गया? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। एक इतनी सुचारू रूप से चलने वाली व्यवस्था ने काम करना क्यों बंद कर दिया? देखिए, इतिहास में इतने विशाल साम्राज्यों का पतन कभी भी किसी एक रातों रात हुई घटना का परिणाम नहीं होता। ये हमेशा कई ढांचागत, आर्थिक और राजनीतिक खामियों के एक साथ चरमराने का नतीजा होता है। मौर्य साम्राज्य के पतन का विश्लेषण करते हुए हमारे स्रोत कई आंतरिक और बाह्य कारणों की ओर इशारा करते हैं। आंतरिक कारण क्या थे? सबसे प्रमुख आंतरिक कारण उस प्रशासनिक व्यवस्था की प्रकृति में ही छिपा था। मौर्य प्रशासन अति केंद्रित था।
इस शप्तांग सिद्धांत वाले शरीर का सिर यानी राजा अगर कमजोर पड़ जाए तो पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। अशोक के बाद गद्दी पर बैठने वाले उत्तराधिकारी इस विशाल तंत्र को संभालने में पूरी तरह से अयोग्य साबित हुए। जैसे ही केंद्र में कमजोर राजा आए, शक्ति का पूरा संतुलन बिगड़ गया। और उस अपार धन का क्या हुआ जो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय से शाही खजाने में जमा किया जा रहा था? क्या आर्थिक संकट ने भी इस पतन में भूमिका निभाई? आर्थिक पतन इस कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मौर्यों की सैन्य शक्ति और नौकरशाही का आकार बहुत विशाल था, जिसे बनाए रखने के लिए भारी भरकम वेतन देना पड़ता था। इसके साथ ही दस्तावेज ये भी बताते हैं कि बाद के वर्षों में धार्मिक और परोपकारी कार्यों, विशेष रूप से बौद्ध संघों को दिए गए अत्यधिक दान की वजह से राज्य का खजाना तेजी से खाली होने लगा था। तो स्थिति ये थी कि एक तरफ राजा का नियंत्रण कमजोर हो रहा था और दूसरी तरफ इस विशाल प्रशासनिक मशीनरी को चलाने के लिए धन की कमी पैदा होने लगी थी। ये तो आंतरिक खोखलेपन की बात हुई, लेकिन साम्राज्य की सीमाओं और दूर दराज के प्रांतों में भी हालात बिगड़ रहे होंगे। जब केंद्र कमजोर होता है तो सबसे पहले किनारे टूटना शुरू होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। केंद्र की कमजोरी का फायदा उठाकर प्रांतीय गवर्नरों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। उनके अत्याचारों और अत्यधिक कर वसूली के कारण तक्षशिला और साम्राज्य के अन्य कई हिस्सों में भयंकर नागरिक विद्रोह भड़क उठे। इसके अलावा समाज के भीतर भी एक असंतोष सुलग रहा था। असंतोष किस बात का? अशोक की अहिंसा की कठोर नीति और पशु बलि जैसे पारंपरिक कर्मकांडों पर रोक लगाने के कारण समाज के कुछ वर्ग, विशेष रूप से ब्राह्मण, व्यवस्था से काफी असंतुष्ट हो गए थे। लेकिन जो अंतिम और सबसे घातक प्रहार हुआ, वो सीमाओं की अनदेखी के कारण हुआ। शांति और धम्म की नीति में अत्यधिक लिप्त होने के कारण अशोक के बाद उत्तर पश्चिमी सीमाओं की सामरिक सुरक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। और उसी का फायदा उठाकर यूनानियों ने, जिन्हें हम इंडो ग्रीक कहते हैं, भारत पर आक्रमण शुरू कर दिए, जिसने साम्राज्य की रही से ही सैन्य शक्ति को भी छिन्न भिन्न कर दिया। बिल्कुल। और इन तमाम समस्याओं, आर्थिक संकटों, विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों का अंत एक बेहद ही नाटकीय और प्रतीकात्मक घटना के साथ हुआ। स्रोत हमें 185 ईसा पूर्व के उस ऐतिहासिक दिन की ओर ले जाते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ अपनी ही सैन्य टुकड़ियों का औपचारिक निरीक्षण कर रहा था। हाँ, एक बहुत ही नाटकीय दृश्य है ये। और उसी निरीक्षण के दौरान भरी सेना के सामने उसके अपने ही मुख्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी। इसी एक झटके के साथ भारत के उस प्रथम और महान अखंड मौर्य साम्राज्य का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया और सत्ता शुंग वंश के हाथों में चली गई। एक साम्राज्य जो चंद्रगुप्त की सैन्य शक्ति से खड़ा हुआ था, उसका अंत भी अपनी ही सेना के एक विद्रोह से हुआ। ये इतिहास की एक बहुत ही गहरी विडंबना है कि जिस साम्राज्य ने एक समय पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उसका अपना अंत इतनी हिंसा और विश्वासघात के साथ हुआ। इस पूरी लंबी और उतार चढ़ाव से भरी यात्रा का आज हमारे लिए क्या अर्थ है? भले ही ये साम्राज्य 185 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया हो, लेकिन इसकी विरासत आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है। उन्होंने ही पहली बार इस उपमहाद्वीप को एक राजनीतिक भारत का विचार दिया। एक राज्य का मुख्य कर्तव्य अपनी प्रजा का कल्याण करना है। आज हम जिसे वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं, उसकी पहली स्पष्ट और व्यवस्थित अवधारणा इसी मौर्यकाल की देन है। बिल्कुल। और इससे भी बढ़कर आज जब हम अपने राष्ट्रीय ध्वज में अशोक के धम्म चक्र को देखते हैं या भारत सरकार के आधिकारिक राज चिन्ह के रूप में सारनाथ के सिंह शीर्ष को देखते हैं, तो हम उसी महान मौर्य विरासत को अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं। उनकी सांस्कृतिक, प्रशासनिक और राजनीतिक विरासत निस्संदेह हमारे आज के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अशोक के शांति और सहिष्णुता के संदेश ने भारत को एक प्रकार का विश्व गुरु बना दिया था। लेकिन ये पूरी गाथा और विशेष रूप से जिस तरह से इस महान साम्राज्य का पतन हुआ, वो आज की भू राजनीति के लिए एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल छोड़ जाती है। वो क्या? अशोक ने सॉफ्ट पावर यानी सांस्कृतिक और नैतिक प्रभाव को राज्य की सर्वोच्च शक्ति मान लिया था। लेकिन क्या आज के इस आधुनिक युग में, जहां राष्ट्रों के बीच परमाणु हथियारों और हार्ड पावर की होड़ मची है, कोई भी देश केवल अपने ऊंचे नैतिक आदर्शों और सॉफ्ट पावर के सहारे अपना अस्तित्व बचा सकता है? क्या नैतिकता की शक्ति कभी भी एक मजबूत और आक्रामक सैन्य शक्ति का सच्चा विकल्प बन सकती है?
ये एक ऐसा विचार है जो इतिहास के इस पन्ने को सीधे आज की वैश्विक राजनीति और कूटनीति से जोड़ देता है। सॉफ्ट पावर की आदर्शवादी सोच बनाम हार्ड पावर की कड़वी सच्चाई, क्या इन दोनों के बीच कभी कोई स्थायी संतुलन बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गहराई से विचार करना चाहिए। इसी विचारोत्तेजक और प्रासंगिक सवाल के साथ हम मौर्य साम्राज्य पर अपनी इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।